हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में जापान के सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जापान का राजतंत्र विश्व के प्राचीनतम राजतंत्रों में से है। दोस्तों, जापानियों की मान्यता है कि उनका जो सम्राट है वो सूर्य की संतान है और वे इसका सदैव ईश्वर की भांति ही सम्मान करते रहे हैं और आज भी करते हैं। दोस्तों, जापान का जो वर्तमान सम्राट है वो नारुहितो है। दोस्तों, 1947 में जापान का नया संविधान लागू हुआ और इस संविधान के द्वारा जापान का जो सम्राट है उसकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं उत्तराधिकार की। दोस्तों, नए संविधान के लागू होने से पहले राज सिंहासन के उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय सम्राट के कानून द्वारा किया जाता था, लेकिन दोस्तों वर्तमान संविधान के अंतर्गत ये शक्ति सम्राट से डायट अर्थात संसद को हस्तांतरित कर दी गई है। दोस्तों, नवीन संविधान के अनुसार सम्राट का जो पद है वो वंश परंपरानुकूल रखा गया है और उसका उत्तराधिकार डायट द्वारा पारित साम्राज्यी गृह कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। दोस्तों, सम्राट की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी बनता है। पुत्र न होने पर यह अधिकार सबसे बड़ी पुत्री को प्राप्त होता है। दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं सम्राट के व्यक्तिगत खर्च की। दोस्तों, वर्तमान संविधान के अंतर्गत राजमहल का संपूर्ण व्यय वहां की संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है। नवीन संविधान लागू किए जाने के बाद सम्राट की अधिकांश संपत्ति सरकार के अधीन कर ली गई। अब उसके पास बहुत थोड़ी संपत्ति शेष है और उस पर उसे साधारण नागरिक की भांति कर देना होता है। तो दोस्तों, ये अपन ने जाना उत्तराधिकार और सम्राट के व्यक्तिगत खर्च के बारे में। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं वर्तमान संविधान में सम्राट के कार्य और अधिकारों की। दोस्तों, मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को जो देवत्व तथा सर्वोपरिता और निरंकुशता की स्थिति प्राप्त थी उसे वर्तमान संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, सम्राट के शासन के स्थान पर वर्तमान संविधान द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को अपनाया गया है। मित्रों, संविधान का जो प्रथम अध्याय है उस प्रथम अध्याय के आर्टिकल 6 और 7 में सम्राट के कार्यों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला जो कार्य है वह है नियुक्ति संबंधी कार्य। दोस्तों, सम्राट जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जो कार्य है ये सम्राट की मात्र औपचारिकता है। दोस्तों, संविधान के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु सम्राट का ये कार्य मात्र एक औपचारिकता है, उसकी कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में सम्राट इस प्रसंग में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट डायट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दोस्तों, सम्राट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है, लेकिन दोस्तों अपने को ये ध्यान रखना है कि सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे कैबिनेट ने मनोनीत किया है। तो दोस्तों ये थे नियुक्ति संबंधी कार्य जो एक मात्र औपचारिकता है। दूसरा जो है वो अपने को याद रखना है प्रमाणित करने के कार्य। दोस्तों, सम्राट जो है निम्नलिखित स्थितियों को प्रमाणित करता है। नंबर 1, राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति को जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया प्रमाणित करना। दूसरा दोस्तों, राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों और समझ शक्तियों को प्रमाणित करना। तीसरा दोस्तों, अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना। और चौथा दोस्तों, सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा अथवा अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करना। एक बार पुनः इस पर चर्चा करते हैं। प्रमाणित करने वाले जो कार्य हैं उसमें पहला जो है वो राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति को जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया प्रमाणित करना। दूसरा, राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों और समझ शक्तियों को प्रमाणित करना। तीसरा, अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना। चौथा, सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा अथवा अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करना। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं विधायी कार्यों की। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जापान के सम्राट को विधायी क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे दोस्तों संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करना। दूसरा दोस्तों, सम्राट जो है वो डायट के सत्र बुलाता है। तीसरा दोस्तों, सम्राट जो है वो प्रतिनिधि सदन को विघटित कर सकता है। चौथा दोस्तों, डायट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा सम्राट द्वारा की जाती है।
तो ये दोस्तों विधायी कार्य हैं। एक बार पुनः इनकी चर्चा करते हैं। पहला जो है वो संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करना। दूसरा, डाइट के अधिवेशन आमंत्रित करना। तीसरा, प्रतिनिधि सदन को विघटित करना। और चौथा, डाइट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा करना। ये सम्राट के विधायी कार्य हैं। अब अपन चर्चा करते हैं उपाधियाँ, समारोह और स्वागत संबंधी कार्यों की। दोस्तों, सम्राट जो है वो उपाधियाँ और सम्मान वितरित करता है। सम्राट जो है विदेशी राजदूतों, मंत्रियों और राज्याध्यक्षों आदि का स्वागत करता है। इनके अलावा अन्य समारोह संबंधी और औपचारिक कार्य भी सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हैं ये नवीन संविधान के अनुसार सम्राट के कार्य और अधिकार हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जापान में ब्रिटेन की भांति संसदीय प्रणाली विद्यमान है और जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ कार्यपालिका के दोस्तों दो प्रधान होते हैं। एक तो होता है औपचारिक प्रधान और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान का जो सम्राट है वो ब्रिटिश सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान है। लेकिन दोस्तों, विशेष तथ्य यह है कि ब्रिटिश सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है, लेकिन फिर भी ऐसा समझा जाता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कार्यों अथवा शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। जापान का सम्राट शासन व्यवस्था के कार्यों को कभी प्रभावित कर सकेगा, इसमें निश्चित रूप से संदेह है। दोस्तों, ब्रिटेन का सम्राट यद्यपि व्यवहार में केवल एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन सिद्धांत में आज भी ब्रिटेन के सम्राट को अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन जापान के सम्राट की स्थिति भिन्न है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से जापान के सम्राट की शक्तियां शून्य हैं। दोस्तों, जापान का सम्राट जो है वो कुछ कार्य अवश्य करता है, लेकिन इन कार्यों को वह अपने विवेक के आधार पर संपन्न नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जापान के सम्राट के बारे में अपन ने जाना है, जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।